नमस्कार साथियों, बिहार जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक का इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार जाति आधारित गणना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। वह प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि जाति सूची में जाति का कोड ना मिले तो वैसी स्थिति में क्या करना है। उसके बाद गणन प्रपत्र में वार कोड का क्या प्रयोग है, यानी गणन प्रपत्र में जो वार कोड अंकित किया गया है तो उसका आखिरकार क्या प्रयोग किया जाएगा, क्या यूजेज है उसका। उसके बाद तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि गणन प्रपत्र में एक फैमिली में 15 से अधिक सदस्य हैं, 15 से अधिक मेंबर हैं तो वैसी स्थिति में क्या करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो पहला प्रश्न का हम लोग समाधान ढूंढेंगे कि जाति सूची में जाति कोड ना मिले तो क्या करना है। तो जाति सूची में जो जातियों का नाम और उसका कोड निर्धारित किया गया है, उन जातियों का नाम ना मिले तो वैसी स्थिति में तीन संभावनाएं बन सकती है। पहली संभावनाएं होगी कि बिहार का निवासी ना हो, यानी कि वह परिवार हो सकता है कि बिहार का वह निवासी नहीं है, किसी अन्य राज्य से आकर के बिहार में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो इस प्रकार से वह जिस राज्य से रिलेटेड है, यानी कि वह जिस राज्य के वह अस्थाई निवासी हैं, तो सबसे पहले राज्य में यानी गणन प्रपत्र का जो ऊपर का टॉप शुरू से जो प्रारंभ किया गया है भरने के लिए बॉक्स जो दिया गया है लोकेशन विवरण में, तो वहाँ पे राज्य में जिस राज्य से वह यानी कि उसका जो मूल राज्य है उस राज्य को दर्शाना है। उसके बाद जाति कोड 215 उसके लिए, यानी कि अन्य जाति 215 निर्धारित कर देना है। उसके बाद दूसरी स्थितियां हो सकती है कि व्यक्ति बिहार का अस्थाई निवासी बताता है, पूछने पर पता चलता है कि वह व्यक्ति बिहार का अस्थाई निवासी है, तो उनसे जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाएगी और उस जाति प्रमाण पत्र में क्या जाति निर्धारित है, क्या जाति दिया गया है, उसके अनुसार से कोड अंकित कर देना है क्वेश्चन नंबर 8 में, जाति का कोड में, और नाम भी लिख देना है। या तो फिर तीसरी स्थितियां यह भी हो सकती है कि वह व्यक्ति बिहार का अस्थाई निवासी है। ध्यान दीजिए कि वह व्यक्ति बिहार का अस्थाई निवासी है, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और वह ऐसे एक सिंगल व्यक्ति है जिसका सगे संबंधी या तो फिर जो अगल बगल का परिवार होता है उसके साथ नहीं है, सगे संबंधी नहीं है। तो वैसी स्थिति में तुरंत प्रगणक को चाहिए कि जो अंचलाधिकारी हैं उस प्रखंड के, उस चार्ज के, उसको सूचना देना है और सूचना देने के बाद अंचलाधिकारी स्वयं वहाँ पे आकर के उस व्यक्ति से रिलेटेड जाति से संबंधित जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि वास्तविक रूप में इसके पास यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो किस आधार पे इसकी जाति निर्धारित हो। तो उसके पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सभी परिवार के पास, उस डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी और उन्हीं कागजात की सहायता से जो उसमें कुछ जाति अंकित है और उस जाति के अंकित रहने पर अंचलाधिकारी प्रगणक को आदेश देंगे, यानी कि एक पत्र निर्गत करेंगे और उसे उस जाति को अंकित करने के लिए कहेंगे। तो यह तो हो गया कि जाति सूची में जाति कोड ना मिले तो वैसी स्थिति में तीन संभावनाएं हो सकती है और उन संभावनाओं से निपटने के लिए क्या करना है और अन्य जाति के लिए जो ही तीनों परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उसके लिए अन्य लिख करके कोड निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का समाधान ढूंढते हैं। प्रपत्र में वार कोड का क्या काम है। वार कोड इस प्रकार से रहता है, प्रपत्र को आप ज़रूर देखे होंगे, तो उस जो सीरियल नंबर है प्रपत्र का उसके बगल में ही इस प्रकार से दिया हुआ रहता है लाइनिंग, इसे वार कोड कहा जाता है। तो जब आप बिजागा ऐप की मदद से इन सारी प्रविष्टियों को फिलअप करेंगे तो उसमें एक स्कैन करने का ज़रूरत होगा, जहाँ पे एक सिंबल है स्कैन लिखा हुआ भी है, उसको क्लिक करने के बाद इस पर जब कैमरा जाएगा तो स्वतः प्रपत्र का सीरियल नंबर स्कैन हो जाएगा और आगे की ओर वह काम करना प्रारंभ कर देगा।
या तो फिर प्रपत्र का जो सीरियल नंबर है उसे कीबोर्ड की सहायता से टाइप करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग तीसरे प्रश्न का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि परिवार में 15 से अधिक सदस्य हैं तो क्या करना है। आप गणन प्रपत्र को देखे होंगे, उसमें एक गणन प्रपत्र में मात्र 15 मेंबर को ही आप लिख सकते हैं, यानी 15 सदस्य को उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा फैमिली है जिसमें सदस्य की संख्या 15 से ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति में कंटिन्यू सीट का प्रयोग करना पड़ता है। कंटिन्यू सीट मतलब कि एक सीट उस परिवार के लिए उपयोग कर चुके हैं, एक गणन प्रपत्र का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो सेम उसी प्रकार का एक दूसरा गणन प्रपत्र आपको मिलेगा और उसमें लिखना पड़ेगा, जो कि शुरू का आपका गणन प्रपत्र है उसके नीचे लिखेंगे कंटिन्यू सीट, या तो फिर उस जो गणन प्रपत्र में है दूसरा गणन प्रपत्र उसमें कंटिन्यू सीट लिखा रहेगा और उस कंटिन्यू सीट आपको अलग से मिलेगा। सपोज कीजिए कि आपने संक्षिप्त मकान सूचीकरण में 100 सदस्यों का मकान का नंबरिंगकरण किया, तो आपको चार्ज की ओर से जब प्रशिक्षण प्राप्त किए दूसरे चरण के लिए, तो उतना ही 100 ही गणन प्रपत्र फॉर्मेट आपको मिला होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिसमें 15 से अधिक सदस्य हैं, तो वैसी स्थिति में आप देख लीजिए पूरे मकान सूचीकरण की जो विवरणी आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें उसको मार्किंग कीजिए कि मेरे पास कितने कंटिन्यू सीट की आवश्यकता है, किस परिवार में कितने सदस्य हैं, और यह जानकारी आपको चार्ज पदाधिकारी को देना पड़ेगा और चार्ज पदाधिकारी फिर जिला पदाधिकारी को देंगे और वहाँ से उस परिवार का जो विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के उपरांत कंटिन्यू सीट मुहैया कराई जाएगा, यानी निर्गत कराया जाएगा। फिर चार्ज पदाधिकारी के द्वारा प्रगणों को वह सीट अवेलेबल हो जाएगी। तो स्पष्ट हो चुका है कि जिसमें 15 से अधिक मेंबर हैं, जिस परिवार में 15 से अधिक सदस्य हैं, तो उसके लिए सेम उसी प्रकार से प्रपत्र जो गणन प्रपत्र है सेम उसी के अनुसार से एक कंटिन्यू सीट मिलेगी और उसमें शेष बचे हुए सदस्यों की एंट्री करनी है। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं 3 प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।